स्टेज 2 जो कल भी बात हो रही थी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम टॉपिक लेते हैं, हम टेस्ट लेते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक फ्रेमवर्क में डाल दिया है कि ये अंडरस्टैंडिंग होगा, ये एप्लीकेशन होगा, ये नॉलेज होगा बच्चे का, अब हम किस तरह से उस चीज को क्या क्या टूल्स यूज करके हम टेस्ट करेंगे कि ये चीज जो आपने सोची थी कि बच्चा समझेगा, अप्लाई करेगा या जानेगा, वो किन किन चीजों से आप टेस्ट करोगे। तो इसीलिए स्टेज 2 आता है एविडेंस। एविडेंस मतलब आपने क्वेश्चंस बनाने सीख लिए हैं, तो आपको पता है कि असेसमेंट कैसे, अच्छे असेसमेंट, अच्छे क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करने हैं, लेकिन और भी तरीके के टूल्स को कैसे आप यूज करके देखोगे कि जो आपने सोचा था, जो कि ये चीज बच्चा सीखेगा, वो कहाँ तक बच्चा सीख पाया है, आप उसका मूल्यांकन कर पाओगे और अलग अलग तरीकों से देख पाओगे कि आपको एक एविडेंस मिलेगा कि अच्छा सीखा है कि नहीं, और नहीं सीखा है तो कहाँ पे क्या डाउट है, या कहाँ पे फिल करना बाकी है किसी भी कॉन्सेप्ट को वापस से। तो स्टेज 2 आपको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है। आप मतलब डिसाइड करते हो कि आप इस तरह से इवेल्युएट करोगे, ये आपके एविडेंसेस होंगे स्टेज 1 के लिए, प्रूव करने के लिए कि बच्चे को ये चीजें आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, यदि तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड यदि। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस बना के आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। जब आप एक क्लास की तरह बात कर रहे हो, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये हाँ जी। तो आप किस तरह से और क्या क्या कर सकते हो आपकी पर्टिकुलर क्लास में किसी भी चीज को इवेल्युएट करने के लिए। तो हो सकता है किसी क्लास में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क भी काम करे, ये इवेल्युएट करने के लिए कि ये वाला यूनिट बच्चे को ये बच्चा अप्लाई कर पाया है कि नहीं। तो साथ में टीम टीम प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आप रिटन या ओरल टेस्ट जैसी चीजें भी ले सकते हैं। तो जो जो भी प्रकार के असेसमेंट्स आप एक एक पर्टिकुलर टॉपिक में जहाँ पे फिट बैठते हैं, वहां पे आप उसको इवेल्युएट करने के लिए चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से बात की गई है कि कैसे आप इवेल्युएट करोगे कि बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक आया है कि नहीं। अच्छा, उससे पहले चलने से पहले आज केमिस्ट्री टीचर्स और आप सबके सब 8वीं से 12वीं तक पढ़ाते हैं कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आप मैडम 11th और 12th ही पढ़ाते हैं, वैसे तो हम 11th 12th में ही रहते हैं हम लोग के लेक्चर। ओके। मैडम मैं तो केवल 12th ही पढ़ाता हूँ। ओके ओके, स्ट्रेंथ है स्कूल में, तो केवल 12th ही पढ़ा पाता हूँ। ठीक है। तो वहां पे क्या टीम प्रोजेक्ट्स या टीम अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, मतलब आप फाइल और प्रोजेक्ट के हिसाब से मत सोचिएगा, लेकिन क्या टीम प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे, ताकि बच्चे 4-4 5-5 का ग्रुप बना के आप कोई भी चीज उनको दो और फिर असेस करो कि ये बच्चों को चीज समझ में आई है कि नहीं। ये पॉसिबिलिटी है आपके आपकी क्लास में कि नहीं, या छोटी क्लास में आपको लगता है कि 8वीं 10वीं में ये चीज पॉसिबल होगा, 12वीं में नहीं होगा या 11वीं में नहीं होगा, पहले हम बोल सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है। ये कौन बोल रहा है? तपन सर बोल रहे हैं? जी मैडम। ठीक है। तो अच्छी बात है अगर हो सकता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको लग रहा है कि आप छोटे छोटे टीम्स बना के उनको प्रोजेक्ट जैसी चीजें दे सकते हैं, तो उसके लिए ये जो सामने आपके एक फ्रेमवर्क सा दिया हुआ है एविडेंस का, वो काम करता है। इम्पैक्ट, कंटेंट, क्वालिटी और प्रोसेस। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि जो भी और जो भी टारगेट ऑडियंस है उसके ऊपर कैसा इफेक्ट आया है प्रोजेक्ट का,
कंटेंट जो मतलब जो बच्चे ने भी प्रोजेक्ट या जो भी आपके बच्चों का एक कोई भी प्रोजेक्ट रहा हो, फाइल रही हो, बात डिस्कशन के साथ अगर आपने उस चीज को असेस किया हो, तो उसमें क्या क्या आइडियाज, इंफॉर्मेशन गए हैं उस डिस्कशन में और क्या बात बाहर निकल के आई है। प्रोसेस मतलब ये आपकी छोटी सी टीम ने किस तरह से, किस प्रोसेस से ये अपने आइडियाज को एक एक रूप दिया है और ये प्रोजेक्ट सामने निकल के आया है, ये प्रोसेस की बात है। और क्वालिटी मतलब कि किस तरह से ये, अगर आपने सपोज करिए कि कोई अच्छा सा टॉपिक दीजिए केमिस्ट्री का, जो जिसपे प्रोजेक्ट हो सके, जिसपे डिस्कशन हो सके, कोई भी जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है। विटामिन, विटामिन, चलिए हाँ विटामिन पे अगर सपोज है, तो विटामिन पे एक एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जहाँ पे विटामिन का इम्पैक्ट बच्चों के रेगुलर लाइफ पे और कहाँ कहाँ से विटामिन के सोर्सेज हैं या क्यों हैं, इस पे एक बड़ा आपने टीम प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो जब बच्चों ने बोलना शुरू किया या बच्चों ने जब जो कंटेंट प्रिपेयर किया है उसका इम्पैक्ट क्या है, वो है सही कि हेवायर जा रहा है, कंटेंट जो है वो उसमें क्या क्या आइडियाज आए हैं, बच्चों ने अलग से अपना नए आइडिया अगर कुछ डाला है, विटामिन जो आपने पढ़ा दिया है सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही है कि बच्चे अपने आसपास के जीवन से, अपने आसपास हो रहे विटामिन रिसोर्सेज से मिल रहे विटामिन रिसोर्सेज से, अभी अगर सपोज करिए कि कोविड की बात करें तो विटामिन सी, विटामिन डी की बहुत बात हो रही है, तो क्या उन सारे पॉइंटर्स को बच्चे अपने प्रोजेक्ट में लेके आए हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है और देखा है अपने आसपास चीजें हो रही हैं। फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में बच्चों का क्या क्या प्रोसेस गया है, कहाँ कहाँ उन लोगों ने जाके स्लाइड चली गई थी, हाँ कहाँ कहाँ से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, सिर्फ किताबी इंफॉर्मेशन ली है कि और भी कहीं कहीं से बच्चों ने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, कैसा क्वालिटी है इस प्रोजेक्ट का। तो ये चार एक रूब्रिक जैसा है कि इम्पैक्ट, कंटेंट, प्रोसेस, क्वालिटी, जो भी बच्चे को आपने प्रोजेक्ट दिया है, टीम प्रोजेक्ट दिए हैं, वो किस तरह से निकल के आया है और इस हिसाब से आप इवेल्युएट कर सकते हो कि विटामिन बच्चों को सबको समझ में आया है कि नहीं, बच्चों ने किस तरह से उस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया। वो प्रोजेक्ट रिटन प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपकी क्लास के और बच्चों कितने बच्चे हैं या कौन सी क्लास है उस हिसाब से ये डिफर कर सकता है। ये एक एक एविडेंस का तरीका है। प्रोजेक्ट्स अगर आप बच्चों के साथ कर रहे हो तो ये चार तरीकों पे चार रेफरल पॉइंट्स हो सकते हैं आपके चेक करने के लिए कि विटामिन, सपोज अगर एग्जांपल है तो विटामिन में बच्चों को चीजें समझ में आई हैं कि नहीं। कोई और भी टॉपिक आप ले सकते हो तो हम उस पर भी ये प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई एक अच्छा जो इस पे काफी डिस्कशन हो सके या बच्चे दूसरे रिसोर्सेज को रेफर करें कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मेरी सुई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस पर अटक जाती है। आप लोग कुछ और भी सजेस्ट कर सकते हैं। विटामिन तपन सर ने किया था, महेंद्र सर, हेमंत सर। मैडम सेल के ऊपर भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसा ध्यान आया कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, उस दिन वो टीचर नहीं आए हुए थे, तो मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा था। तो क्या हुआ कि मैं सेल के बारे में बताने लगा उनको, तो कुछ बच्चे बोले कि सर ये इस तरह से तो हमने गोबर से भी बल्ब जलाया है, गोबर से बना के भी हमने उसको जलाया है। तो मैंने कहा एक काम कर रहा है, तुम बना के लेके आना, कैसे तुमने करा था उसको ना, ऐसा करते हैं। तो वो बना के भी लेके आए उसको, और उसमें 2-3 बच्चों ने बहुत अच्छे बताया भी कि ये था। पर इनको फिर उसको क्लियर किया कि ये देखो ये तो ठीक है, पर इसको आप साइंटिफिकली इसको ये समझ लें कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये किस तरह से वर्किंग कर रहा है। तो वो जो चीज़ है ना, वो प्रैक्टिकली वो करके उन्होंने देखा। तो एक एग्जाम्पल सेल का भी अच्छा हो सकता है मैडम उसमें, कि सारी चीज़ों को बहुत उसमें रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो सब चीज़ें उसको लेके समझा सकते हैं अपन, और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, ये सब चीज़ें। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आलू से बच्चे सेल बनाते हैं, तो अब ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें बच्चे फिर आपस में डिस्कशन भी करें, आके अपना प्रेजेंटेशन भी करें, और एज अ क्लास जब सब अलग प्रकार के सेल्स बना के जो आप कह रहे हो गोबर से, एक मुझे याद है हमारे एक बच्चे ने हैमस्टर से बनाया था, वो चूहा दौड़ता रहता है एक छोटे से व्हील पे और
दो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके पास वो पेट हैमस्टर था, तो वो छोटे से व्हील पे दौड़ता था और बल्ब जलता था। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं और उस पर डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट अगर आप देख लोगे तो वो शायद आप अच्छे से इवेल्युएट ना कर पाओ, लेकिन अगर अ, अगर हर टीम मेंबर उस पर डिस्कशन भी कर रहा है या एक रिटन रिपोर्ट भी है और आप क्वेश्चनिंग और आंसरिंग कर पा रहे हो, देन यू विल बी एबल टू इवेल्युएट कि अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड ये जो प्रोजेक्ट है बच्चों ने अप्लाई भी किया है अलग अलग जगह जाके, और फिर आप इम्पैक्ट, कंटेंट, उसका प्रोसेस और क्वालिटी चारों चीजों के आधार पर देख सकोगे कि एक एविडेंस मिलेगा कि ये टॉपिक बच्चों को कितना क्लियर हुआ। हेमंत जी, आप भी एक अच्छा सा टॉपिक बता सकते हैं तो हम लोगों को और आइडियाज मिलेंगे प्रोजेक्ट जैसी चीज के लिए। जी मैम, एक्चुअल में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो मैं सुन नहीं पाया इसको। 5-7 मिनट डिस्कनेक्ट रहा मैं नेटवर्क के इशू के कारण। कोई नहीं हेमंत जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपने ये वाला सुना, इम्पैक्ट, कंटेंट, प्रोसेस और क्वालिटी वाली चीज? नहीं मैम, ये मैं नहीं सुन पाया, फिर 5 मिनट कोई, डिस्कनेक्ट रहा मैं। हम वापस से ये चीज रिपीट करते हैं और फिर जी तपन जी, महेश जी अपने आइडियाज फिर से बताएंगे। तो हम बात करें हेमंत जी की एविडेंस कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमने डिसाइड किया था अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन वाली चीज, ये बच्चा एक्चुअली वो सारे गोल्स को, ट्रांसफर गोल्स को या मीनिंग गोल्स को तक पहुंच पाया है कि नहीं। तो हम उसके लिए असेसमेंट क्राइटेरिया डिजाइन करते हैं। अब असेसमेंट कुछ भी हो सकता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन भी हो सकता है जैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी जी हो सकते हैं, वो नॉर्मल ओरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्लास, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड एंड डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एज वेल। तो अगर हम एक टीम वर्क या प्रोजेक्ट जैसी चीज अगर करते हैं तो ये 4 क्राइटेरिया है जिसके अराउंड हम चेक कर सकते हैं कि डिजायर्ड रिजल्ट मिले हैं कि नहीं। इम्पैक्ट, कंटेंट, प्रोसेस एंड क्वालिटी। इम्पैक्ट मतलब कैसा इम्पैक्ट रहा है, कैसा इफेक्ट रहा है ऑडियंस पे। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो बच्चे उसको कैसा डिलीवर कर रहे हैं, उस पर कैसा इफेक्ट रहा है सामने सुनने वालों में, श्रोतागण में। कंटेंट मतलब किस तरह के आइडियाज बच्चों ने रेफर किए हैं और किस तरह के आइडियाज इंफॉर्मेशन निकल के आए हैं उनके प्रोजेक्ट में। प्रोसेस मतलब ये पूरी चीज तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का प्रोसेस एक टीम ने फॉलो किया है। और क्वालिटी मतलब प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी है, जैसा कि क्वालिटी या किस तरह से उस टास्क को प्रेजेंट किया गया है। तो जी जैसे इन्होंने, तपन सर ने एग्जाम्पल दिया था, तपन सर आपने किसका एग्जाम्पल दिया था? जी, विटामिन बैटरी का विटामिन एग्जांपल दिया गोबर। हाँ, विटामिन्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो विटामिन्स सपोज एक टॉपिक है, उस पर अगर बच्चों ने कोई भी प्रकार का विटामिन रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बच्चों को दिया है तो किस तरह का के इंफॉर्मेशन बच्चे लेके आए हैं, क्या करंट सिनेरियो से इंफॉर्मेशन उन्होंने लिया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड है तो कोविड में विटामिन सी, विटामिन डी के इम्पोर्टेंस की बहुत बात की जा रही थी, तो क्या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेके आ गए हैं। फिर आप किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, अगर आपने रिटन रिपोर्ट किसी चीज की मांगी थी या ओरल प्रेजेंटेशन मांगा था तो उसको किस तरह से प्रेजेंट किया। इन चारों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप डिजाइन कर सकते हैं कि आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिला है कि नहीं। ये एविडेंस है, एविडेंस की बात हो रही है, मतलब आपको मिल रहा है कि एविडेंस मिल रहा है कि बच्चे ने ये चीज सीखी है कि नहीं। महेंद्र जी ने सेल्स का एग्जांपल दिया था कि बच्चों ने गोबर से सेल बना दिया था। तो ऐसा भी कुछ एक प्रोजेक्ट दिया जा सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, जहाँ पे बच्चे खुद एज अ टीम कुछ क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैम, पदार्थ की अवस्थाएं जैसे हम सिखाते हैं बच्चों को, ठोस द्रव गैस, तो उसमें हम बच्चों से कह सकते हैं कि इसमें आप ठोस द्रव की अवस्थाओं से जो होती हैं कुछ ऐसा मटेरियल लेके आए बच्चे, जो अलग अलग अवस्थाएं जो उनकी चारों तरफ परिवेश में पदार्थ पाए जाते हैं, वो दैनिक जीवन के उपयोग के जो पदार्थ हैं उनको बच्चे कलेक्ट करके ला सकते हैं कि भाई द्रव कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो आपके द्रव जो दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ठोस क्या है, गैसेस कौन कौन सी उपयोग कर रहे हैं, या द्रव से ठोस में परिवर्तन कैसे करेंगे, सामान्य जो अपने दैनिक जीवन में हम परिवर्तन देखते हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
हाँ, तो अगर एज अ टीम आप कुछ दे रहे हैं तो आप ये एक एग्जाम्पल है कि इस तरह का क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड यदुवीर, हम लोग को और अगर इस पे अभी ये दूसरा, जैसे हम लोग बार बार पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछले वर्कशॉप में भी किया था, हम लोगों ने रूब्रिक्स की बात की थी, तो यहाँ पे भी आप एक रूब्रिक जैसा क्रिएट कर सकते हैं अपने असेसमेंट के लिए। आप किसी भी प्रकार का असेसमेंट ले रहे हैं, आप उसके लिए एक होलिस्टिक रूब्रिक क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप डाल सकते एक रूब्रिक जहाँ पे आप पहले से डिसाइड करें कि आप बच्चे के इस टॉपिक के ज्ञान को नीड्स इंप्रूवमेंट में रखेंगे, डेवलपिंग में रखेंगे, सफिशिएंट या अबव एवरेज रखेंगे। और एक होलिस्टिक रूब्रिक डिजाइन करना इजी रहता है, क्योंकि आप उसको लिख सकते हैं कि आप अबव एवरेज में क्या क्या चीजों को मान रहे हैं, या आप सफिशिएंट में क्या क्या चीजों को मान रहे हैं, आप डेवलपिंग में क्या क्या चीजों को मान रहे हैं। तो एक एक ये भी तरीका है, एक रूब्रिक बना देना टू टेस्ट इफ द चाइल्ड नोज अ पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट। तो ये पहले आपके सामने ये है, आप पूरा ही स्लाइड रीड करिए और देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन वील डिस्कस इट। जब आपका हो जाएगा तो आप बताइएगा, तो फिर हम इनके जो 4 वर्ड्स हैं, आइडेंटिफाइज, एनालाइजेस, इवैल्यूएट्स और इंटरप्रेट्स, इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं बोलूँ इस पे अभी कुछ, आप या आपका अपने पहले थॉट्स आप देना चाहोगे? आपका पहले थॉट्स क्या है, आपको रीड करके क्या समझ में आया? हाँ हेमंत जी। जी मैडम, यदि अपन डिजायर्ड रिजल्ट को इवेल्युएट करने के लिए 4 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं कि नीड, इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग, सफिशिएंट एंड अबव एवरेज, तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन डाटा जो लिखा है, तीन लेवल पे विशेषकर लिखा है रिलेशनशिप विद डाटा। तो नीड इम्प्रूवमेंट में लिखा है स्पेसिफिकली एक्सप्लेनिंग, मतलब उसको एक्सप्लेन करना। यही उसमें डेवलपिंग में भी लिखा है फॉर एंड बिगिनिंग टू इंटरप्रेट करना, तो इंटरप्रेट
ना इंटरप्रेट कर सकेगा तो वो डेवलपिंग में आ जाएगा, और मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगा तो वो इम्प्रूवमेंट में आएगा। ये थोड़ा सा चीज को मैं क्लियर नहीं कर पाया था। चलिए, अच्छा हम कोई एक एग्जांपल ही लेके बात करते हैं। सपोज आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा है या कोई डिस्कशन ही कर रहे हैं, तो अगर वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर पा रहा है चीजों को, और शायद वो नाम ले पा रहा है, वो एक आध आपने सपोज अभी विटामिन की बात करते हैं, तो सपोज अगर आपने विटामिन और उनके सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट के बारे में या रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन शुरू किया, एंड इफ द चाइल्ड इज ओनली एबल टू नेम सम विटामिन्स और डिफाइन विटामिन्स, बट जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत नहीं कर पा रहे, सिर्फ जो कह रहे थे नॉलेज में, आपने वो डायग्राम याद होगा जिसमें छोटे छोटे सिर्फ सर्कल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, तो ऐसे अगर बच्चा छोटे छोटे फैक्ट बस नेम कर पा रहा है लेकिन वो कुछ अभी आपको ठोस बता इंटरकनेक्ट नहीं नहीं कर पा पा रहा रहा। है, हाँ, तो दैट इज नीड्स इम्प्रूवमेंट। डेवलपिंग में जहाँ पे बच्चा शायद पैटर्न्स एनालाइज कर पा रहा है और कुछ कनेक्शन भी बता पा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपको जो आपने पूछा है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो हो सकता है कुछ रिलेशनशिप को बोल रहा हो कि अच्छा ये विटामिन होता है या विटामिन के सोर्सेज ये होते हैं, बट आपने जो एग्जैक्टली विटामिन के बारे में या इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा, या हाउ डज इट अफेक्ट आवर बॉडी, या कोई भी चीज जो भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है, उस डिस्क्रिप्शन तक नहीं पहुंच पा रहा है, फिर भी वो कुछ कुछ चीजों में रिलेशनशिप की स्थापना कर पा रहा है, दैट इज डेवलपिंग। सफिशिएंट मतलब वो आपको आंसर दे रहा है, इवेल्युएट भी कर पा रहा है, वो अपना भी जजमेंट दे पा रहा है वहां पे कि विटामिन के सोर्सेज ये हैं, हाउ डज इट इफेक्ट आवर बॉडी, और द रिएक्शंस इन्वॉल्व विद विटामिन, और जो भी सारी चीजें जो भी विटामिन के अराउंड आपने क्वेश्चन किया है उसमें आंसर देने के साथ साथ वो इवैल्यूएशन भी कर पा रहा है, सिग्निफिकेंस भी बता पा रहा है और अपना जजमेंट भी दे पा रहा है, दैट इज सफिशिएंट। और अगर फिर ऑब्वियसली अगर वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप से ऊपर चढ़ के और भी ज्यादा चीजें बता रहा है अपार्ट फ्रॉम बीइंग सफिशिएंट, दैट इज अबव एवरेज। तो आप ये पूरा अगर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में ना जाओ और सिर्फ ये समझ के ध्यान से देखो कि बच्चा नीड्स इम्प्रूवमेंट में कब है, जब वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कुछ कर पा रहा है, कुछ बता पा रहा है, कुछ नहीं बता पा रहा है, एनालिसिस कर पा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सारे रिलेशनशिप्स की स्थापना करके आपको सही आंसर नहीं दे पा रहा है, इज डेवलपिंग। सफिशिएंट इज वो इवैल्यूएशन कर पा रहा है, वो अपने तरफ से भी कुछ ओपिनियंस जजमेंट्स दे पा रहा है और इम्पोर्टेंस ऑफ मे बी विटामिन के बारे में बात कर पा रहा है, तो दैट इज सफिशिएंट। और अबव एवरेज अगर वो और भी कुछ कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस लेके आ रहा है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ये अबव एवरेज। अब ये जो ये रूब्रिक है, ये मोटा मोटा आपको फीडबैक दे पाएगा किसी बच्चे के बारे में, लेकिन आप जब ये वाला रूब्रिक कहीं और लेके जाओगे तो शायद ये एग्जैक्ट फीडबैक ना दे। मतलब आप कोई बच्चा बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा इन द सेंस आपने कुछ पूछा है अबाउट विटामिन और वो सारी चीजों को इवैल्यूएट करके जज करके 5 पॉइंटर्स बता रहा है, कोई बच्चा 4 पॉइंटर्स बता रहा है, तो रूब्रिक में दोनों ही बच्चे सफिशिएंट में आएंगे कि नहीं? जी मैडम। हाँ, तो रूब्रिक हेल्पफुल, ये वाला रूब्रिक हेल्पफुल होगा, लेकिन एक ठोस फीडबैक शायद ना दे पाए, क्योंकि 2-3 बच्चे जो कोई 3 पॉइंट्स बताए, कोई 4 पॉइंट्स बताए, कोई 5 पॉइंट्स बताए, तीनों ही अराउंड सफिशिएंट रहेंगे जब तक वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस रूब्रिक इज हेल्पफुल इन आवर डे टू डे इवैल्यूएशन, लेकिन एक ठोस फीडबैक ये वाला रूब्रिक नहीं दे पाएगा, बट यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे क्लासरूम, अपने वीकली एविडेंस के लिए, मंथली एविडेंस के लिए आप इस प्रकार के रूब्रिक की भी सहायता ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप इसमें आप नीड्स इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग, सफिशिएंट और अबव एवरेज की जगह पे अगर आप इसके सिमिलर वर्ड्स यूज करना चाहें, लेकिन ये दिस इज आल्सो अ रूब्रिक which you can take help of to see if बच्चा has understood the concept or not.
मैडम ये जो रूब्रिक है वो काफ़ी कुछ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से मैच नहीं करता है क्या? क्योंकि अगर केवल अपन देख सकते हैं डेवलपिंग या सफिशिएंट एवरेज अपन मान रहे हैं, तो अगर वो अप्लाई कर पाता है तो एबव एवरेज में अपन पहुंच रहे हैं। अगर वो चीज़ को समझ के उसको अप्लाई कर पाया, समझ पाया तो सफिशिएंट में, या नॉलेज अगर है अकेला तो डेवलपिंग में, और वो भी चीज़ नहीं सीख पाया तो नीड इम्प्रूवमेंट शायद। ऐसा कुछ इसको रेट कर सकते हैं इसके साथ अपन कि ये अलग चीज़ है। हाँ, नहीं आप पैरेलल वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट में बच्चा इवैल्यूएट तक कर रहा है, जो हम लोग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन सिंथेसिस इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे, इवैल्यूएशन सिंथेसिस की बात करते हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। तो अगर बच्चा सारे कॉन्सेप्ट्स को इवैल्यूएट तक लेके जा पा रहा है तो सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक को। लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपने क्वेश्चन किया है, चाहे सेल के बारे में बात की है, चाहे विटामिन के बारे में बात की है, चाहे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की है, वो अपनी क्लास से और अलग कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप स्थापित करके कोई अलग चीज आपको बता रहा है अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज बीइंग टॉट, तो वो बच्चा ऑब्वियसली अबव एवरेज है। लेकिन बाकी सफिशिएंट तक अगर बच्चा है तो वो उस टॉपिक के अराउंड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन कर चुका है, इवैल्यूएशन अपना जजमेंट दे पा रहा है, तो वो बच्चा सफिशिएंट है फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये एक मोटा मोटा रूब्रिक है महेंद्र जी। हाँ, आप हर जगह नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन की पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा लिखना और क्रिएट करना। तो आप अपना रूब्रिक ऐसे भी बना सकते हैं कि बच्चा अगर अप्लाई कर पा रहा है तो द चाइल्ड इज एबल टू अप्लाई, तो आप उसके लिए आप एक रूब्रिक क्रिएट कर सकते हैं। द चाइल्ड विल बी एबल टू, एप्लीकेशन हो पा रहा है, नॉलेज है बच्चे को, या नीड्स इम्प्रूवमेंट है, डेवलपिंग है, तो दैट मीन्स द चाइल्ड knows and understands भी but is not able to give his own ideas or opinions to it, और sufficient है मतलब वो अपना भी अप्लाई भी कर पा रहा है, अपना आइडिया भी दे पा रहा है, इवैल्यूएट भी कर पा रहा है। तो ये एक मोटा मोटा रूब्रिक है बस, कि आप इसको अपने डे टू डे क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक ठोस सबूत नहीं देगा। मतलब आप एट द एंड ऑफ द क्लास, आपको एट द एंड ऑफ द सेशन आपको जो कहते हैं नंबर्स में, मतलब एक ठोस वो नहीं देगा, लेकिन ये रूब्रिक आप डेली डेली के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को उसमें रख पाएंगे, कहते हैं ना बास्केट में, कि इतने बच्चे नीड इम्प्रूवमेंट में है, इतने बच्चे सफिशिएंट में है, इतने बच्चे डेवलपिंग में है, और किस पे कितना काम करने की जरूरत है। मैडम यहाँ पर ये जो रूब्रिक में आपने दिया है, हॉलिस्टिक रूब्रिक में, इजियर टू क्रिएट अ सिंगल डायमेंशनल रिटन इन पैराग्राफ, सिंगल डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब हम एक ही तरीके, अभी हम आपको नेक्स्ट रूब्रिक दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये तो फिर आप दूसरा रूब्रिक बताइएगा। ये देखिए, ये एक और रूब्रिक है, इसको एनालिटिक रूब्रिक कहते हैं। अब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, आप इसमें और अपने टॉपिक्स या अपनी पॉइंटर्स डाल सकते हैं, जहां पे लिखा है बैकग्राउंड, सपोर्ट द हाइपोथेसिस एंड एनालाइज द इशू, हाइपोथेसिस, प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब, प्रोसीजर्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो आप किसी एक टॉपिक के एक्सपेरिमेंट के बारे में पॉइंटर्स डाल सकते हैं कि और इधर ऊपर ऊपर लिखा है नीड्स इंप्रूवमेंट, डेवलपिंग, सफिशिएंट एंड अबव एवरेज। ये 2 डायमेंशंस में बात हो रही है। तो आप इधर कोई भी टॉपिक्स डाल सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर रिएक्शंस के बारे में ही बात हो रही है, केमिकल रिएक्शन सपोज, तो आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की टेबल में हाँ, लेफ्ट साइड में आप डाल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के नाम, या आप लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू क्रिएट रिएक्शंस, या एबिलिटी टू राइट रिएक्शंस प्रॉपरली, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और इधर रहेगा नीड्स इंप्रूवमेंट, डेवलपिंग, सफिशिएंट, अबव एवरेज। और हर इसके लिए आप दोनों को कनेक्ट करते हुए दोनों के पॉइंटर्स आप डाल सकते हैं कि आप इसको एक बार रीड करिए, देन हम लोग इस एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बात करते हैं। मैडम ये एनालिटिक रूब्रिक में जो ये जो पॉइंट दिए इनको रीड करना है, मैं बोलूं इसको? आप अपने अपने स्क्रीन पे रीड करिए। जी,
और ये सॉरी महेंद्र जी, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 डायमेंशंस हैं। इधर आपको कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं और इधर नीड्स इम्प्रूवमेंट और डेवलपिंग सफिशिएंट की बात हो रही है। तो ये 2 अलग डायमेंशंस में बात हो रही है। जो पिछला रूब्रिक था उसमें सिर्फ एक डायमेंशन था, बस नीड्स इम्प्रूवमेंट उसके बारे में लिखा हुआ था, डेवलपिंग उसके बारे में लिखा हुआ था। तो वो है सिंगल डायमेंशनल, यहाँ 2 डायमेंशन में बात हो रही है। मैडम ये मतलब यहाँ पर जो अपन सेकंड डायमेंशन जो बता रहे हैं वो सेकंड डायमेंशन यहाँ पर है क्या? मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो सेकंड डायमेंशन है क्या यहाँ पर। आप अपना टेबल देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जी जी बैकग्राउंड हाइपोथेसिस प्रोसीजर्स दिख रहा होगा। हाँ हाँ, बैकग्राउंड सपोर्ट द हाइपोथेसिस एंड एनालाइज द इश्यू। ये एक डायमेंशन है। ऊपर आपको दिख रहा होगा नीड्स इम्प्रूवमेंट, डेवलपिंग सफिशिएंट, अबव एवरेज। जी जी बिल्कुल। ये 2 डायमेंशंस हैं। ओके ओके, मैं समझ गया मैडम बिल्कुल। मतलब ये यहाँ पर हम दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं साथ में। तो जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड सपोर्ट द हाइपोथेसिस एंड एनालाइज द इश्यू, इसी में अपन नीड इम्प्रूवमेंट इसको भी लेके चल रहे हैं साथ में। तो इसमें जो दिया हुआ है, गैदर्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ द सोर्सेज 1 to 2 एंड begins to analyze these sources। तो ये दोनों डायमेंशंस को हमने यहाँ पर यूज किया है, मतलब नीड्स इम्प्रूवमेंट एंड बैकग्राउंड। जी मैडम, यही समझ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अभी नीड्स इम्प्रूवमेंट में एक पॉइंटर दिया हुआ है कि कब नीड्स इम्प्रूवमेंट में आप उस चीज को कंसिडर करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम रिएक्शंस के बारे में ही बात करें, सपोज अगर हम अपना यहाँ पे जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला रूब्रिक का कॉलम है, अगर हम उसमें लिखना चाह रहे हैं राइटिंग केमिकल रिएक्शंस, बैकग्राउंड की जगह पे अगर हम लिख रहे हैं राइटिंग केमिकल रिएक्शंस, हमारा एक पॉइंटर है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं। तो वो नीड्स इम्प्रूवमेंट में है, वो डेवलपिंग में है, वो सफिशिएंट में है कि वो अबव एवरेज में है। इफ द चाइल्ड इज not able to write the reactions, or maybe is able to write one reactant and is not writing it properly, then needs improvement. If the child is able to write the reactants properly but not able to write the products or one product properly, then developing them. If the child is writing the reactions properly with proper balancing and or is able to write the reactants and products properly, तो वो सफिशिएंट में है। अबव एवरेज में मे बी अगर 6ठी 7वीं का बच्चा बता रहा है कि इवेपोरेट हो जा रही है, ये प्रोडक्ट इवेपोरेट हो जाएगा और उसका एक एरो डाल दे रहा है, एंड दिस हैज नॉट बीन taught as such, so that is the child has done it above average। तो वो उसने वो पॉइंटर्स भी डाले हैं, वो एक्वा सोल्यूशन भी डाला है, वो नीचे ब्रैकेट में सॉलिड लिक्विड गैस भी डाला है। तो ये पॉइंट अगर राइटिंग केमिकल रिएक्शंस आपका पॉइंट था, तो बच्चा कहाँ लाई कर रहा है, नीड्स इम्प्रूवमेंट में, डेवलपिंग में, सफिशिएंट में, कि अबव एवरेज में। अब राइटिंग केमिकल रिएक्शंस के अलावा मे बी आप कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही पकड़ लो, या जो भी आपका टॉपिक है वो टॉपिक आप लिखोगे, उस टॉपिक को इवैल्यूएट करने, जो भी आप जैसे भी इवैल्यूएट कर रहे हो, क्वेश्चन करके कर रहे हो, प्रोजेक्ट देके कर रहे हो, रिटन क्वेश्चन दे रहे हो, रिटन पेपर दे रहे हो, तो बच्चा कहाँ लाई कर रहा है इस टॉपिक में, वो आप रूब्रिक की हेल्प से, सहायता से पहचान पाओगे। अभी कुछ समझ में आ रहा है? हाँ मैडम, ये तो बहुत क्लियर है। जैसे अभी थोड़ा सा मैं ये भी सोच रहा था कि जैसे आपने एबव एवरेज बताया, मतलब आपने ये केमिकल रिएक्शन को वो अभी वो समझ नहीं पाया, उसके लिए एग्जांपल आपने दिया, या वो उसको उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे प्रोडक्ट नहीं लिख पा रहा है, डेवलपिंग में है, या उसको बैलेंस भी कर पा रहा है सफिशिएंट में, और शायद ये इसमें अगर मान लीजिए वो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को भी अगर वो कर पा रहा है, लिख पा रहा है, या उसको बैलेंस कर पा रहा है, और जैसे आपने बताया, तो वो एबव एवरेज में भी आ जाएगा। हाँ। लेकिन इसमें ये बैकग्राउंड और हाइपोथेसिस और प्रोसीजर, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए मैडम। ये बैकग्राउंड और ये अपन ने ये जो डायमेंशन लिया है, बैकग्राउंड या हाइपोथेसिस या प्रोसीजर्स, इनका क्या मतलब है यहाँ पर? ये बेसिकली नाम दिए गए हैं महेंद्र जी। हम आप इधर अपने भी टॉपिक्स के नाम दे सकते हैं। मतलब सपोज टाइट्रेशन है, तो हम वहाँ पे प्रोसीजर में प्रोसीजर टाइट्रेशन लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइट्रेशन लिख सकते हैं, और टाइट्रेशन का जो भी एग्जांपल्स या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। तो ये यू डोंट गो ऑन द नेम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड
साइड वहाँ पे आप नाम बदल सकते हैं। इस रूब्रिक में यहाँ पे आप नाम लेफ्ट हैंड साइड पे नाम बदल सकते हैं एज पर योर टॉपिक। जी जी जी, मतलब ये हाइपोथेसिस है या वो एक तरह का कोई फैक्ट है तो उसका अलग आ जाएगा, हाइपोथेसिस में अलग आ जाएगा, या एक्सपेरिमेंटल कोई इश्यू है तो वो हाँ, अलग आ जाएगा? तो हाँ, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है तो आप उधर बैकग्राउंड सपोर्ट एंड हाइपोथेसिस ये भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई रिटन पेपर जैसा, रिटन रिपोर्ट जैसा दिया है तो ये टॉपिक के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे नाम चेंज हो सकते हैं महेंद्र जी। वो आप यू डोंट हैव टू स्टिक टू कि बैकग्राउंड में क्या लिखा हुआ है, आप उसको प्रॉपर स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं। जी जी। तो ये रूब्रिक ज्यादा क्लैरिटी देता है। अगर सपोज केमिकल रिएक्शन के बारे में बात हो रही है तो शायद अगर आप उसको और ब्रेक डाउन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अच्छा, राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में बच्चा भले सफिशिएंट में है, लेकिन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में बच्चा डेवलपिंग में है। तो आपको ज्यादा क्लियर एविडेंस मिलेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक में बच्चा कौन से लेवल पे लाई कर रहा है। ये ज्यादा आपको ठोस एविडेंस देता है इस तरह का रूब्रिक। और हाँ, फिर ऊपर जैसे लिखा है कि हेल्प्स इन रेमेडियल्स। सो फॉर एग्जांपल आपने एक रूब्रिक बना दिया, राइटिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, मे बी कोई भी केमिकल ऑक्सीडेशन का एक्सप्लेनेशन, रिडक्शन का एक्सप्लेनेशन। अब आपने देखा कि राइटिंग केमिकल रिएक्शन में बच्चा सफिशिएंट है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में बच्चा सफिशिएंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन में बच्चा लाइज इन डेवलपिंग। तो अब आपको पता है कि आपको बच्चे को ये दोनों चीजें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बच्चे पे। तो आपको रेमेडियल्स डिसाइड करने में इस तरह का रूब्रिक हेल्प करता है। Am I making sense? हेमंत जी, तपन जी? जी मैडम। तो आप इधर के नाम पे मत जाइएगा, प्रोसीजर्स और उस पे आप अपना टॉपिक, अपना तरह का जो भी आप इवैल्यूएशन के लिए जो भी तरीका सोच रहे हैं आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और इधर आप उसको और डिटेल कर सकते हैं और देख सकते हैं हर टॉपिक, हर सब टॉपिक में बच्चा कहाँ लाई कर रहा है उसके लिए। और तब आपको लेकिन मानक डिसाइड करने होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने राइटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए 4 पॉइंटर्स बताए, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ, सो फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, नीड्स इम्प्रूवमेंट में हो सकता है द चाइल्ड डज नॉट talk about या does not write about oxidation reaction, या child has only written about reactions but it does not know anything about oxidation reaction. Developing में है the child is able to define oxidation reaction but not explain it in a particular context. Sufficient में है the child explains defines oxidation reaction and explains it in the given context. So sufficient में, and the child gathers more information from the outside environment or other reading materials to quote कहाँ कहाँ oxidation हो गया, then the child is in above average. तो अब आपको पता है कि आपका बच्चा कहाँ लाई कर रहा है इन चारों जगहों पे, और आप ही को अपने मानक डिसाइड करने हैं कि नीड्स इम्प्रूवमेंट में आप बच्चे को कब डालना चाहेंगे, डेवलपिंग में कब डालेंगे, सफिशिएंट में कब डालेंगे, अबव एवरेज में कब डालेंगे।